सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज हम लोग पार्लियामेंट का लेक्चर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 79 से लेके 89 तक कर लिया था। आई थिंक 89 नहीं 88 तक कर लिया था, 89 से हमें स्टार्ट करना था। तो 89 से लेके 123 तक हम लोग देखने वाले हैं बिकॉज यहीं तक हमारा पार्लियामेंट एक्चुअली पार्लियामेंट तो 122 तक है। इसमें तो ऑर्डिनेंस दैट इज़ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, बट ये हम ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद सिर्फ हमारा जो पार्ट 5 का बचा रहेगा दैट वुड बी कोर्ट्स। पार्ट 5 में ही वैसे आपका कैग भी आता है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, लेकिन वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे, है ना। तो कल हम लोग देखो, आज तो आप लोगों का बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक लेक्चर में, और कल पॉलिटी भी हम लोग ख़त्म कर देंगे 2 लेक्चर में करके। जितना रिमेनिंग पॉलिटी है सब कल ख़त्म करते हैं, दैट इज़ 1 जुलाई को, एंड 2 जुलाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नए 2 सब्जेक्ट। बाकी वो आप बता सकते हो कमेंट में कि वो कौन से 2 नए सब्जेक्ट स्टार्ट किए जाएँ, ओके। बाकी तो 4 सब्जेक्ट तो हो ही चुके हैं, जिसमें कि पॉलिटी, ज्योग्राफी 2 मेन सब्जेक्ट हैं और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 2 साइंस के सब्जेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री तो आई थिंक रहेगा ही रहेगा। बाकी आप एक बता देना, हिस्ट्री के साथ फिज़िक्स को रखें या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स को रखें, ओके। ओके तो स्टार्ट करते हैं 89 से। 89 से ऑफिसर्स शुरू होते हैं। ऑफिसर्स मतलब ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा में ऑफिसर्स होते हैं चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन, और यहीं पर लिखा हुआ है, जो कि आर्टिकल नंबर 64 में भी लिखा हुआ है, एंड दैट इज़ कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति, और यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा अपने आप चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा, और डेप्यूटी चेयरमैन होगा, उसको असिस्ट करने के लिए तो नहीं हम बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर वो नहीं होगा तो उसकी एब्सेंस में ये आ सकता है। चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। राज्यसभा इलेक्ट करते हैं डिप्टी चेयरमैन को। चेयरमैन को कौन इलेक्ट करता है? जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वाइस प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन हम पढ़ चुके हैं कि ऑल MPs दैट इज़ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसको इलेक्ट करते हैं, ओके। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करेगा राज्यसभा। ध्यान रखना है इस बात का, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दैट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट the part of or not the member of Rajya Sabha. Alright. 90 वैकेशन रेजिग्नेशन रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन। तो वैकेशन कैसे हो सकता है? इनकी सीट ऐसे वैकेट हो सकती है अगर ये रिज़ाइन कर दें, अगर इनको रिमूव कर दिया जाए, या इनकी डेथ हो जाए, या फिर इनका टेन्योर पूरा हो जाए। अब टेन्योर तो हमें पता है कि भाई 5 साल का होता है। किसका? 5 साल का टेन्योर होता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी का। बाकी अगर डिप्टी चेयरमैन की अगर बात करेंगे तो बिकॉज ही इज़ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, सो उसका जो टाइम पीरियड है टेन्योर होगा वो 6 साल का होगा, बिकॉज राज्यसभा के मेंबर्स का जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है। दो राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट हाउस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेकेंड चैम्बर। आपको पता है ना, ये लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, ये आपका लोकसभा, एंड सेकेंड चैम्बर हाउस ऑफ एल्डर्स, परमानेंट हाउस, ये आपका राज्यसभा है। अब ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है चेयरमैन को देता है। एंड वीडियो को पॉज करिए और सोचिए चेयरमैन किसको देता होगा। चेयरमैन कोई और नहीं, वाइस प्रेसिडेंट है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। इनका रिमूवल कैसे होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी से होता है। अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दैट इज वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे रेजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली स्टार्ट और कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन दी राज्यसभा। लोकसभा में इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन नहीं आ सकता है बिकॉज ये राज्यसभा के चेयरमैन है, इसलिए। बट दैट डज नॉट मीन कि लोकसभा डू नॉट हैज़ एनी रोल इन द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इफेक्टिव मेजोरिटी प्रभावी बहुमत से पास करना है राज्यसभा में, और उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा जहाँ पर इसको सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत से सिर्फ पास करवाना होता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 91 पावर्स ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन की क्या पावर्स होती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। डेप्यूटी चेयरमैन की और ज़्यादा कुछ पावर नहीं होती हैं। व्हेन द चेयरमैन इज प्रिसाइडिंग ओवर द राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द राज्यसभा। लेकिन अगर चेयरमैन नहीं होगा, एब्सेंट होगा या वेकेंट होगा, उस केस में डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन बन जाता है, ओके। एक्ट एज चेयरमैन व्हेन एब्सेंट, जब चेयरमैन एब्सेंट होता है, वेकेंट होता है। हैज़ ऑल द प्रिसाइडिंग पावर्स। 92 रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रिसाइडिंग ड्यूरिंग रिमूवल मोशन। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन कान प्रिसाइड ड्यूरिंग मोशन अगेंस्ट देम, ड्यूरिंग द रिमूवल मोशन अगेंस्ट देम। ध्यान रखिएगा कि अगर इनको रिमूव करने का मोशन चल रहा है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ
इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहता, इम्पीचमेंट वैसे तो उसको नहीं बोलते हैं लेकिन रिमूवल ही बोलते हैं उसको, तो रिमूवल मोशन लाना चाहता कांग्रेस ने, जो कि स्टार्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अगर सोचो अगर हो जाता हो स्टार्ट, ओके, तो फिर जो जगदीप धनखड़ हैं वो प्रिसाइड ना कर पाते हुआ आधी राज्यसभा, उनको प्रिसाइड करने का कोई हक नहीं था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर चेयरमैन नहीं, डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड कर रहा तो उसके पास भी कोई हक नहीं है। 93 स्पीकर। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ हमने राज्यसभा के ऑफिसर्स के बारे में चीज़ें देखी। अब यहाँ पर हम लोकसभा के ऑफिसर्स देखेंगे। जैसे वहाँ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होता है, यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। दोनों ही लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, लोकसभा मेंबर्स के बीच में से ही इलेक्ट किए जाते हैं, यानी दोनों ही लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। स्पीकर जनरली रूलिंग पार्टी से आता है, डिप्टी स्पीकर जो है जनरली ऑपोजिशन पार्टी से आता है। ऐसे कोई विधि का विधान नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। जनरली एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। और डिप्टी स्पीकर तो अभी इस समय ऐसा है कि 2014 से ये सीट खाली पड़ी हुई है। 2014 से सरकार ने कोई डिप्टी स्पीकर के लिए, उपाध्यक्ष के लिए चुनाव ही नहीं करवाए हैं, जिसको लेके बवाल भी होता रहता है। लेकिन आप ये समझ लो कि लगभग 11 साल हो चुके हैं एंड देयर हैज़ बीन नो डिप्टी स्पीकर इन दी लोकसभा। स्पीकर तो आपको पता है ओम बिरला है। पहले सुमित्रा महाजन हुआ करती थी, एनडीए की टाइम की बात कर रहा हूँ, 2014 ऑनवर्ड्स सुमित्रा महाजन, उसके बाद ओम बिरला है। ठीक है, 94 पे आते हैं, वैकेंसी रेजिग्नेशन। और पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे जनरली, जल्दी से गेस करो, याद करो कौन थे, याद करो कौन थे। तो GV मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, 94 पे आते हैं। तो ये वैकेंसी रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करता है। अगेन वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है, रिज़ाइन कर दें, रिमूव कर दिया जाए, इनका टर्म पूरा हो चुका है, या फिर इनकी डेथ हो गई, तो रेजिग्नेशन ये एक दूसरे को देते हैं। मतलब स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि इनको हटाने के लिए भी सेम तरह की मेजॉरिटी ही चाहिए। जैसे कि वहाँ पर हमने देखा था चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए थी राज्यसभा में, वैसे इनको हटाने के लिए लोकसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। और ऐसा राज्यसभा में इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस उसी हाउस में लोकसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। 95 पे आते हैं, एक्टिंग स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। देखो, डिप्टी स्पीकर इज़ लाइक एनी अदर मेंबर व्हेन स्पीकर इज़ प्रिसाइडिंग द हाउस। ओम बिरला बैठे हैं, अभी तो कोई डिप्टी स्पीकर है नहीं, लेकिन मान लो अगर होता, मान लो कोई डिप्टी स्पीकर है, तो वो वहीं पे लोगों के बाकी मेंबर्स के बीच में बैठेगा। उसके पास ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं है। पावर तो उसके पास तब आती है जब स्पीकर एब्सेंट या वेकेंट होता है और वो स्पीकर की गद्दी में जाके बैठता है, चेयर में। ओके, एक्टिंग स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक प्रोटेम स्पीकर करके भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो ये एक टेम्पररी स्पीकर होता है जिसका काम ओथ दिलाने का होता है, सिर्फ शपथ दिलाने का होता है। किसको? न्यूली फॉर्म्ड लोकसभा। तो जो नई नई लोकसभा बनी है, नई नवेली लोकसभा बनी है, तो जो नई नवेली दुल्हन आई है, ठीक है, तो उसका घर में स्वागत करने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। क्योंकि अब स्पीकर के लिए इलेक्शंस होते हैं, तभी स्पीकर चुना जाता है। अब इलेक्शन होंगे तो वोटिंग होगी। वोटिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक आपने ओथ ना ली हो, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे कि अगर आपने बिना ओथ लिए कुछ वोटिंग और प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया तो 500 रुपये का जुर्माना पर डे के हिसाब से लगेगा। तो आप वोटिंग कर नहीं सकते हो, स्पीकर आपको इलेक्ट करना है, स्पीकर ही आपको ओथ दिलाएगा, तो बड़ी विडंबना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर दे दी जाती है कि आप इनमें से सीनियरिटी देख के जो सबसे सीनियर हो, नॉट बाई द एज बट बाई एक्सपीरियंस, उसको प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर दो। वो सबको ओथ दिला, तुम उसको ओथ दिला दो राष्ट्रपति भवन में बुला के, और वो सबको ओथ दिला देगा, शपथ दिला देगा। और उसके बाद जब सबको शपथ मिल जाएगी तो ये अपना नीचे उतर आएगा। ये लोग अपना नीचे क्या उतर आएगा, ये अभी रहेगा, ये लोग अपना इलेक्ट कर लेंगे परमानेंट स्पीकर। जैसे इलेक्ट हो जाएगा तो ये हट जाएगा और अपना परमानेंट स्पीकर आ जाएगा। तो दिस इज प्रोटेम स्पीकर। प्रेसिडेंट मे अपॉइंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर इफ बोथ आर एब्सेंट। रॉन्ग, वेकेंट नॉट एब्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक जस्ट अ वर्ड 19-20 का फ़र्क बोलोगे, लेकिन वो 19-20 का जो फ़र्क वाली मीम है वही सेम आप इमेजिन कर लो। ठीक है, जम के पिलाई होगी कि तुम्हारी कुटाई होगी अगर तुमने ऐसा इसमें 19-20 का फ़र्क बोला तो इसमें। ठीक है, 19-20 का फ़र्क नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है। एब्सेंट अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों, दैट इज़ कि आपका स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों अगर एब्सेंट हैं, जो पहले लिखा हुआ था, तो उस केस में लोकसभा एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन, 10 लोगों का एक पैनल अपॉइंट करके रखता है स्पीकर, जिसको पैनल ऑफ चेयरपर्सन बोलते हैं, 10 लोगों का। अगर दोनों एब्सेंट हैं तो इनमें से कोई एक आके बैठ जाएगा उस गद्दी में। लेकिन अगर दोनों वेकेंट हैं, उस केस में प्रेसिडेंट लोकसभा में से किसी मेंबर को उठा के स्पीकर बनाता है। अंतर ये है, एब्सेंट का मतलब होता है टेम्प्रेरी तौर से अभी नहीं है,
बीमार हैं या कहीं बाहर गए हैं, दूसरी कंट्री में गए हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया टेम्प्रेरी तौर से, अभी आप वापस आ जाएंगे। वैकेंट का मतलब गए अब वो, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, उनको हटा दिया गया, उनका टर्म पूरा हो गया या उनकी डेथ हो गई, ठीक है, वैकेंट वो होता है। 96 रिस्ट्रिक्शन ऑन, और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी होता है राज्यसभा के केस में। अगर दोनों एब्सेंट है, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, तो उस केस में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है राज्यसभा में, वो उसमें 6 लोग होते हैं मैक्सिमम, उन 6 में से कोई आके बैठ जाता है प्रिसाइड करने के लिए, क्लियर। और अगर दोनों एब्सेंट हैं, सॉरी वेकेंट हैं, तो प्रेसिडेंट किसी को चेयरमैन बना देगा टेम्प्रेरी तौर से। 96 रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रिसाइडिंग ड्यूरिंग द रिमूवल मोशन, तो जब आपका रिमूवल मोशन चल रहा हो, जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी है, तो आप प्रिसाइड नहीं कर सकते, नीचे आके जरा बैठ जाइए सभी लोग के बीच में, ठीक है, क्योंकि यू कैन नॉट बी द जज ऑफ योर ओन केस विच वॉयलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना। 19.7 की अगर बात करेंगे तो सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन दिए हुए हैं, जो कि खुद ये लोग डिसाइड करते हैं, दैट इज़ पार्लियामेंट डिसाइड करता है। 98 सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, सेपरेट सेक्रेटेरिएट होते हैं, सेपरेट ऑफिसर्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं डे टू डे जो वर्किंग्स होती हैं। अगर आप कभी हाउस में देखो तो यहाँ कुछ ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, है ना, तो वो सेक्रेटेरिएट का पार्ट होते हैं, जिनको कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो दोनों हाउसेस के होते हैं वो अपना अपना अपॉइंट करते हैं उनको। आर्टिकल नंबर 99 में ओथ और अफर्मेशन बाई मेंबर ऑफ मेंबर्स है। शपथ के बारे में लिखा हुआ है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ या तो इनको राष्ट्रपति दिलाता है या फिर एनी अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसको अपॉइंट करता है, अभी मैंने बताया प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कर देता है, जो कि मेंबर्स को ओथ दिला देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो लोकसभा के केस में मैंने बताया था ना, राज्यसभा के केस में भी वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर अगेन वहाँ पर या तो प्रेसिडेंट खुद दिला देगा या किसी को बोल देगा कि भाई हम तुम्हें दिला दे रहे हो, तुम इन सबको ओथ दिला दो। तो 99 में सिंपल घुमा फिरा के ओथ यानी शपथ के बारे में लिखा हुआ है। आते हैं 100 में, इंपॉर्टेंट है ये बात करता है वोटिंग इन हाउस की एंड कोरम की। व्हाट इज़ वोटिंग इन हाउस, व्हाट इज़ वोटिंग इन हाउस, क्या वोटिंग है और क्या है, वोटिंग होती है इसमें किसी भी चीज़ पे वोटिंग होती है। अब वोटिंग ज़रूरी नहीं कि जैसे हम लोग जाते हैं ईवीएम दबाते हैं या फिर बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग होती है, वोटिंग बोल के भी हो सकती है। अगर आपने कभी सुना हो दोज हु आर इन फेवर ऑफ, दोज हु आर इन फेवर से ए, दोज हु आर फेवर इन नो, एंड आई थिंक द एज हैव इट एंड द बिल इज़ पास्ड, सुना कभी इस तरह से कि भाई आई थिंक द नोज हैव इट द बिल इज़ पास्ड। तो ये होता है, इस तरह से वोटिंग होता है। तो अगर मतलब ओम बिरला ने बोला कि भाई कौन इसके पक्ष में है, ठीक है, तो ए लोग चिल्लाएंगे, कौन इसके पक्ष में, नो, तो जिसकी ज़्यादा आवाज़ आएगी तो वो बस वही बोल देगा। अगर मान लो ए की ज़्यादा आवाज़ आई तो 2 बार बोलेगा द एज हैव इट एंड दी बिल इज़ पास, या फिर जो भी चीज़ के लिए वोटिंग हो रही है। तो क्या सा ऐसे ही वोटिंग हो जाएगी, मतलब बस सुन के कि अच्छा यस ए ज़्यादा है नो ज़्यादा। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर मेजॉरिटी एक साइड है, ए की तरफ या नो की तरफ, ए मतलब ये, ठीक है, यस नहीं होता ए होता, तो बस उसी को जीत दे दिया था। लेकिन अगर कोई मेंबर बोल दे कि नहीं हमें नहीं लग रहा है कि जो आप बोल रहे हो कि द एज हैव इट, हमें आई थिंक द नोज हैव इट, तो फिर वोटिंग होती है, सब लोग एक एक करके करते हैं, वो अगेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है। ओके, पर ध्यान ये रखना है कि जब रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा, ठीक है, स्पीकर का, लोकसभा का केस लेते हैं, स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का, तो ये पहली बात तो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे कास्टिंग वोट दिया जाता है। 2 तरह के वोट होते हैं, एक होता है वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस की वोटिंग होती है, और एक कास्टिंग वोट होता है। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब ये है कि जैसे मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, द एज ये जो भी अभी वोटिंग अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लोग वोटिंग करते हैं, ये अपना आराम से बैठ के देखता है। मान लो 50-50 हो गया, ठीक है, जैसे द एज हैव इट बोला और किसी ने बोला मेंबर ने कि नहीं हमें तो लगता था नोज हैव इट, वोटिंग कराओ, वोटिंग पता चला नहीं तो आधा बटा हुआ 50-50, देन इसको ये पावर दी गई कि तुम कास्टिंग वोट डालो, डिसाइडिंग वोट, जो तुम जहाँ वोट डालो वो जीत गया, कास्टिंग वोट, ठीक है। नॉर्मली तुम वोट नहीं करोगे, लेकिन अगर इक्वालिटी ऑफ वोट होगा तो वोट करोगे। इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो ये इधर आके बैठ जाएंगे, प्रिसाइड नहीं करेंगे। तो अब क्या इनके पास कास्टिंग वोट है? नो, बिकॉज ये तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ बैठे हुए हैं तो क्या इनके पास वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस है? बिल्कुल है, जब भले रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, ठीक है, लेकिन इनके पास वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस है। बट जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है उसके पास कास्टिंग वोट तो जाएगा ही जाएगा, प्लस वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस भी चला जाएगा। रिमेंबर रिकॉल वाई, द आंसर इज बिकॉज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। वो किसी भी मेंबर का किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो तो वोट नहीं कर सकता है। वो आप जिस हाउस के मेंबर होते हो उसी हाउस में वोट कर पाते हो, ये आर्टिकल नंबर 88 बोलता है। सेम गोज फॉर अटॉर्नी जनरल, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल को अगर आप रिकॉल करो, अटॉर्नी जनरल प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, बट ही कैन नॉट, ही हैज़ नॉट राइट टू वोट। क्यों? क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है,
ओके। एंड ये 100 क्लॉज 1 है जो वोटिंग की बात करता है, एंड दिस इज 100 क्लॉज 2 विच टॉक्स अबाउट द कोरम, जिसको हिंदी में गढ़पूर्ति बोलते हैं। ये बोलता है कि 1/10 दैट इज 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स होने ही चाहिए हाउस में टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। अगर नहीं हुए तो क्या होगा? उस केस में जो स्पीकर है या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, बिकॉज ये तो दोनों हाउस के लिए वैलिड है, तो उस केस में स्पीकर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो क्या करेगा? हाउस को एडजर्न कर देगा। अभी मैं एडजर्न समझाऊंगा, एडजर्न प्रोरोग ये सब क्या होता है, तो अभी के लिए बस थोड़ा सा रुक जाओ। देन 101 टॉक्स अबाउट द वैकेशन ऑफ सीट्स, कि सीट किस किस केस में वेकेट हो सकती है। अगर डुअल मेंबरशिप मतलब कोई लोकसभा का मेंबर है और राज्यसभा की भी उसको मेंबरशिप मिल गई, सदस्यता मिल गई, या राज्यसभा का और लोकसभा का भी मेंबरशिप मिल गई, यानी दोनों का मेंबर बन गया वो, तो उसको स्टिपुलेटेड टाइम में बताना पड़ेगा 2 महीने में। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आपकी राज्यसभा की सदस्यता छीन ली जाएगी अगर आप नहीं बताएंगे तो। अगर मान लो कि आप लोकसभा, आप मतलब ये है कि भाई आप लोकसभा या राज्यसभा के तो एक मेंबर किसी एक हाउस के, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वहाँ पर आप मेंबर बन गए, तो आपको बताना होगा, नहीं तो आपकी ये पार्लियामेंट वाली चली जाएगी। अगर आप एक ही सदन में 2 सीट पे चुनाव जीत गए, जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी 2 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, राहुल गांधी लड़ते हैं 2 सीट पे चुनाव, तो दोनों सीट पे वो जीत जाते हैं जनरली, तो आपको बताना पड़ेगा किस सीट को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं दोनों जाएंगी आपकी, ठीक है। सीट वेकेंट, अगर आप 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट हुए, अगर हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है और आप उस हाउस की प्रोसीडिंग में 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट हुए बिना बताए हाउस को, आप गए, आपकी मेंबरशिप गई, ठीक है। 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया हुआ है इसमें, किस किस केस में डिस्क्वालिफिकेशन होगा? अगर आपने लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, रिमेंबर दिस हैज़ बीन नो वे डिफाइंड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। अनसाउंड माइंड, आप पगला गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप कुछ किया जा रहा है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि आप दिवालिया हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे विजय माल्या, डू यू नो विजय माल्या जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, ही वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड ही वेंट बैंकक्रप्ट, नॉट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ राज्यसभा बट आफ्टर दैट। तो क्या ऐसे को हम अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अपनी जेब भरेगा, अपना लोन भरेगा वो, ठीक है। मेन फोकस उसका वही रहेगा, ठीक है। फॉरेन सिटीजनशिप अगर आपने एक्वायर कर ली, अब क्योंकि क्वालिफिकेशन ही होती है कि यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और आपने भारत की नागरिकता की त्याग दी, तो फिर अब जाइए यहाँ से, ठीक है। और अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अंडर 10th शेड्यूल अगर आप डिस्क्वालीफाइड है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में काफ़ी सारे क्राइटेरिया आते हैं जिसके तहत आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपने जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव जीता था वो छोड़ के आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। आपने निरपेक्ष दैट इज़ इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था, आप किसी भी पार्टी से नहीं थे, लोगों ने इसीलिए आपको वोट दिया, लेकिन आपने जो है पार्टी बदल लिया, ठीक है, और आप लोकसभा एनडीए दैट इज़ बीजेपी या कांग्रेस में किसी में चले गए, ओके। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, नामित सदस्य है, और वो क्या करता है, वो 6 महीने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। 6 महीने का आपको दिया जाता है टाइम लिमिट, जो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, कि आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं रीजंस पे डीप डेवल नहीं करूँगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये कोई थ्योरी को डिटेल क्लास नहीं है, रिविजन क्लास है, ओके। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथा है, अगर आप विप का डायरेक्शन नहीं मानोगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक बंदा एक अपॉइंट करके रखती है जिसको विप बोलते हैं, जो डायरेक्शन देता है। भाई अब इन लोगों को, जैसे कि भाई तुमको नहीं लगता इन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप में बोलते होंगे, सुनो अभी ये मोदी जी ने बोला है, सब लोग एक राग में सब लोग को ये बोलना है मीडिया में, ठीक है, या मोदी जी लोग इन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, सुनो राहुल गांधी ने भी ये कहा है, तो अब जो है हम लोग को सब लोग को यही करना है, ध्यान से सुन लो। तो एक ये कौन बोलता होगा? ये मोदी जी थोड़ी ना बोलते होंगे, ये विप करके कोई है, सबको मतलब हर पोलिटिकल पार्टी को अपॉइंट कर दिया, वो बोलता होगा। और अगर तुमने डायरेक्शन नहीं माने तो ठीक है, थोड़ा सह लेंगे, जैसे शशि थरूर का थोड़ा सह लिया कांग्रेस ने, लेकिन अगर तुमने वोटिंग में एब्सटेन किया, वोट ना दिया जिसको विप ने बोला, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे भी डिफेक्शन लग सकता है। एंड यू शुड नो कि डिफेक्शन से संबंधित आपका 10th शेड्यूल, जिसको कि 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 से ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। यू शुड ऑल्सो रिकॉल द आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी विच टॉक्स अबाउट कि अगर कोई मेंबर इफ डिस्क्वालीफाइड अंडर द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, यानी कि अगर आप दल बदल विरोधी कानून के तहत डिस्क्वालीफाइड हैं तो आप मिनिस्टर भी नहीं बन सकते हैं, पहले ही देख चुके हैं, है ना, क्लियर है ये। अब 103 पे आते हैं, डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन कौन लेगा? तो डिसीजन लेने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन जैसे हमने आर्टिकल नंबर 74 के थ्रू देखा था कि प्रेसिडेंट अपनी एडवाइस पे काम नहीं करते हैं,
ही वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इस केस में पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो नहीं, लेकिन हाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ एडवाइस की पे काम करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट उनके एडवाइस के बिना जो है प्रेसिडेंट अपने आप से डिसीजन नहीं सुना सकते। हिज पावर ऑफ डिस्क्वालीफाइंग एनी मेंबर इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, ही हैज़ टू कंसल्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग विदाउट क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपने ओथ नहीं ली, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं और आपको ये चीज़ पता है और आप फिर भी हाउस की प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहे हैं, वोट कर रहे हैं, 500 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा सांसद लोगों पे। हाँ, हेलमेट नहीं पहनोगे तो 1000 रुपये का चालान, और अगर बिना शपथ लिए बिना डिस्क्वालीफाइड हो फिर भी बैठ गए तो सिर्फ 500 का। गरीब है ना, गरीब लोग हैं भाई, ठीक है। 105 अपनी सैलरी खुद ही डिसाइड करते हैं। पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, क्या प्रिविलेज होते हैं? सबसे बड़ा प्रिविलेज तो मुझे को यही लगता है कि खुद की सैलरी खुद डिसाइड कर रहे हैं। खैर ये नहीं है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, हाँ कुछ भी। क्या सर वो जो हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 में जो पढ़ा था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, 19 क्लॉज 1 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में दिया हुआ है, 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि उचित प्रतिबंध दिए हुए हैं कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी एंड यूनिटी को खतरा नहीं पहुंचा सकते हैं भारत को, ठीक है। जो सोशल ऑर्डर है, मोरालिटी, उसको ख़राब नहीं कर सकते हैं ना, जैसे कि ख़राब कर दिया था रणवीर इलाहाबादी और इन्होंने समय रहना ना, तो इनको फिर क्या हुआ आपको पता है? क्या इन लोगों के लिए भी यही है? नहीं, इन लोगों के लिए नहीं है। क्या सर ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, पार्लियामेंट गरिया भी सकते हैं, जो समय रहना रणवीर इलाहाबादी ने जो बोला वो भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, फिर भी कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, छू भी नहीं पाएगा उनको, क्योंकि इनको पार्लियामेंट्री की प्रोसीडिंग मिली कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोल दो, आपका जो पार्लियामेंट है, आपका जो हाउस है, वो आपको पनिश कर सकता है कि जो तुमने लैंग्वेज यूज़ किया ना, 10 दिन तक दिख मत जाना तुम यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे सेशन से तुमको निष्कासित करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेगा दिख मत जाना तुम, वो उनका अपना मैटर है, कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सट्रीम, ओके। कोर्ट प्रोसीडिंग से इनकी इम्यूनिटी मिली हुई है। जब सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उस दौरान और उससे 40 दिन पहले तक और उससे 40 दिन बाद तक इनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है। क्रिमिनल तो चलाई जा सकती है बट सिविल नहीं, ओके। 106 सैलरीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगेन डिसाइड बाय पार्लियामेंट। अब आते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से कानून बनता है। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी बिल देखेंगे, आर्टिकल नंबर 107 में, अनुच्छेद नंबर 107 में, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ पासिंग ऑफ बिल्स, इंट्रोड्यूस होगा बिल एंड उसका देन पास किया जाएगा। ये किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है एक्सेप्ट मनी बिल, जो कि सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। तो आर्टिकल नंबर 107 ये बोलता है कि ऑर्डिनरी बिल इधर लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में आ सकता है, ठीक। अगेन एक्सेप्ट मनी बिल, बिकॉज वो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। बिल लैप्सेस, अब बिल क्या लैप्स होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहली बात तो बिल किसी भी हाउस में आ सकता है और दोनों हाउसेस से आपको पास करवाना होगा, ये चीज़ है, ओके। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, ये बिल लैप्स का ऑन डिसोल्यूशन का मतलब क्या है। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। पहले इसके लिए आपको एडजर्नमेंट वगैरह सब समझाना होगा, ठीक है। तो 85 में हमने देखा था सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही थी, ठीक है। प्रेसिडेंट समन, प्रोरोग, डिसॉल्व, ये सब लिखा था। यहाँ पर मैंने बताया एडजर्नमेंट के बारे में, तो थोड़ा सा तुम समझ लो। एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन या प्रोरोग और डिसॉल्व या डिसोल्यूशन, इसके बीच में, इनके बीच में, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एडजर्न किया जाता है सिटिंग ऑफ द हाउस को या मीटिंग ऑफ द हाउस को। नो, व्हाट इज मीटिंग और सिटिंग? देखो, एक दिन सिटिंग होती है इन लोगों की। सिटिंग कॉन्स्टिट्यूट्स प्री लंच एंड पोस्ट लंच। 11 AM से लेकर 12 PM तक इनका पहला घंटा शुरू होता है, ओके। देन 12 PM से लेके 1 PM तक इनका अगला घंटा शुरू होगा। देन इसके बाद यहाँ हो जाता है ब्रेक, ठीक। देन ब्रेक के बाद क्या होगा? ब्रेक के बाद होगा यहाँ पर 2 PM से फिर से इनकी प्रोसीडिंग शुरू होंगी। अब ये जो पहला घंटा है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, इसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर, दैट इज प्रश्नकाल, ठीक है। जहाँ पर मिनिस्टर्स से या फिर प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो 3 तरह के होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनका जो आंसर रिक्वायर्ड होता है वो ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो, सप्लीमेंट्रीज कुड फॉलो। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ एन रिटन आंसर, और यहाँ पे सप्लीमेंट्रीज कैन नॉट फॉलो।
शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 10 दिन का नोटिस देना होता है, तब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछा सकता है वो अलग। प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होते हैं जो कि मिनिस्टर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है, देन उसके बाद ये होता है आपका 0 आवर, इसको बोलते हैं शून्यकाल, इसको बोलते हैं। और शून्यकाल में एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड किया जाता है। क्या डिसाइड किया जाता है? यहाँ पर जो डिसाइड किया जाता है दैट इज़ एजेंडा ऑफ द डे, कि हम आगे जब मिलेंगे तो किस चीज़ पे डिस्कशन होगा, वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। ओके, तो ये सिटिंग हुई एक, ठीक है। और एक सिटिंग में डिफरेंट ही मीटिंग्स होती हैं। तो सिटिंग या मीटिंग को वो किया जा सकता है कि भाई अभी 10% लोग नहीं हैं तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे या कल मिलेंगे। प्रोरोगेशन में क्या होता है, सेशन को ख़त्म कर दिया जाता है पूरा, ठीक है। सेशन इज़ डिसमिस्ड, ठीक है, सेशन इज़ टर्मिनेटेड। ओके, एंड डिज़ोल्व क्या है, डिज़ोल्व में पूरा हाउस को ही टर्मिनेट कर दिया जाता है, हाउस को ही डिज़ोल्व कर दिया जाता है, ख़त्म करता है। और ये जो पावरफुल डिवाइस है ये सिर्फ लोकसभा के लिए अवेलेबल है, तो ये थोड़ा उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सत्र ख़त्म करता है और ये पूरा हाउस ही ख़त्म कर देता है। ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। ये दोनों काम करता है प्रेसिडेंट, और ये काम करता है कौन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। क्लियर है। एडजर्न सीने डाई क्या होता है? सीने डाई का मतलब होता है एडजर्न कर देना हाउस को विदाउट नेमिंग अ डे फॉर द रीअसेंबली, कि कब हम रीअसेंबल होने वाले हैं। जनरली प्रोरोगेशन से पहले किया जाता है। क्लियर। तो जो बिल होते हैं वो लैप्स नहीं करते हैं इन दोनों केस में, लेकिन इस केस में लैप्स कर जाते हैं, डिज़ोल्व के केस में। और सारे तरह के बिल लैप्स कर जाते हैं सिर्फ अगर हम 2 तरह के बिल को छोड़ दें। एक ऐसा बिल जो राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है, राज्यसभा में ये भी पढ़ा हुआ है, और उसी दौरान लोकसभा डिज़ोल्व हो गई और अभी तक लोकसभा में ये बिल गया ही नहीं है, तो वो आपका बिल लैप्स नहीं करेगा। प्लस जिसमें कि प्रेसिडेंट ने अगर जॉइंट सेटिंग बुला रखी है, संयुक्त बैठक बुला रखी है, तो आपका बिल लैप्स नहीं करेगा। प्लस अगर दोनों हाउसेस से बिल पास हो गया है और प्रेसिडेंट की एसेंट उसमें बाकी है, सहमति बाकी है, तो भी वो लैप्स नहीं करेगा, नल एंड वॉइड नहीं होगा। ओके, क्लियर हो गई थी चीज़। अब 108 पे आते हैं। दिस टॉक्स अबाउट जॉइंट सेटिंग। प्रोसीजर ये होता है ऑर्डिनरी बिल का कि पहली बात है लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी आ सकता है, इनिशिएट हो सकता है। मान लेते हैं लोकसभा में हुआ है तो ये राज्यसभा के पास जाएगा। अब इसके पास टाइम होता है कि भाई ये अगर बिल पास कर दे देन ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, एंड वो फिर क्या करता है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि लोकसभा के पास बिल गया, राज्यसभा ने इसको 6 महीने तक इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, या फिर इसको रिजेक्ट कर दिया, या फिर कुछ ऐसी डिमांड्स भेजी लोकसभा के लिए कि भाई इसमें ये अमेंडमेंट कर लो जो लोकसभा को एक्सेप्टेबल नहीं है। इन तीनों केस में एक डेडलॉक होता है, और उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, टू रिजॉल्व द डेडलॉक, अ जॉइंट सिटिंग, एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वहाँ पर बिल को सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से पास करवाना होता है। आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में 3 बार ही जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म जो एक्ट है उसको पास करवाने के लिए, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन बिल को पास करवाने के लिए, और बैंकिंग सर्विसेज जो कमीशन है। तो ऐसे याद कर लो, टेररिस्ट ने डाउरी ली बैंक में जॉब लगने के बाद, ऐसे करके। तो 3 बार ही जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है ना। 109 टॉक्स अबाउट दी मनी बिल का प्रोसीजर, यानी कि धन विधेयक का क्या प्रोसीजर होगा उसकी चर्चा है यहाँ पे। पहली बात तो धन विधेयक दैट इज़ जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है। इट कैन नॉट ओरिजिनेट इन दी राज्यसभा। देन ओरिजिनेट होने के बाद राज्यसभा को इसको पास ऑन किया जाता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है कि ये उस पर एक्ट कर सकता है। और इसके पास अमेंडिंग पावर नहीं होती है, रिकमेंडिंग पावर होती है। यानी कि आप खुद से अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, लोकसभा को बोल सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो कि आप अमेंडमेंट कर लो, एंड इट इज़ अप टू लोकसभा टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट दोज अमेंडमेंट। यानी कि बहुत लिमिटेड पावर होती है राज्यसभा के पास when it comes to money bill. And also remember who certifies a money bill as a money bill। किसी बिल को मनी बिल कौन सर्टिफाई करता है? तो ये पावर होती है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है उसके पास। क्लियर है, ये भी क्लियर है। 110 है ये मनी बिल की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। ये प्रोसीजर बताएगा कि लोकसभा में आ सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है, राज्यसभा के पास जाएगा, जिसके पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है इस पर रिस्पॉन्स करने के लिए ना। 111 अब बिल दोनों हाउसेस से पास होने के बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट इसीलिए इज़ कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि कोई भी बिल इसके एसेंट के बिना, सहमति के बिना एक्ट नहीं बन सकता है प्रेसिडेंट की सहमति के बिना। तो होता यह है कि
प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं। एक तो ये है कि भाई वो सहमति दे दे, विच इज़ अ पॉजिटिव पावर। यहाँ पर वो नेगेटिव पावर का भी यूज़ कर सकता है, जिसको कि वीटो के नाम से जाना जाता है। अब वीटो में आता है कि या तो वो विथहोल्ड कर ले, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो, ठीक है। रिटर्न कर दे, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, निलंबित वीटो, या फिर वो उस पर कोई रिस्पॉन्स ना करे, जो कि पॉकेट वीटो कहलाता है। मना कर देना, लौटा देना और रिस्पॉन्स ही ना करना कुछ, ठीक। ये वाला जो वीटो है दैट इज़ आपका सस्पेंसिव वीटो, मनी बिल के केस में अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी बिल जो होता है ये प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से लाया जाता है, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से लेके आया जाता है, नहीं कि बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले रिकमेंडेशन ली जाती है प्रेसिडेंट की, तो इसलिए आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते हो अब। और क्या कभी पॉकेट वीटो किया है किसी प्रेसिडेंट ने? तो एक बार ये हुआ है। पॉकेट वीटो में कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है प्रेसिडेंट, और कोई टाइम लिमिट क्योंकि प्रिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसलिए कभी तक भी वो पॉकेट हो सकता है। ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कब किया था? 1986 1986 में किया था। किस बिल के अगेंस्ट में किया था? तो इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट बिल, इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट जो बिल था, अमेंडमेंट बिल जो था 1986 का, 1986 में, उसमें किया था। उस समय राजीव गांधी ने इस बिल को पास करवाया था, जिसमें ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो कर दिया था। 112 यहाँ से स्टार्ट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको कि हम इन शॉर्ट सिनोनिमसली बजट के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपति, ठीक है, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के नाम पे रखा जाता है। प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। राष्ट्रपति के नाम पे रखा जाता है। इसको प्रेजेंट करता है कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करता है। लेकिन और प्रिपेयर कौन करता है, जरा आप बताइए कमेंट में, हु प्रिपेयर्स दी बजट? तो ये जो है प्रेसिडेंट के नाम पे रखा जाता है। शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट वर्ड कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है ना। 113 एस्टिमेटेड रिसीट का मतलब है कितना पैसा कमाया सरकार ने और कितना खर्च किया। एस्टिमेटेड, एस्टिमेट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब होता क्या है कि हर मिनिस्ट्री की अपनी अपनी डिमांड होती है, या फिर इन जनरल अगर बात करें तो सरकार की मांगें होती हैं। किससे? लोकसभा से। क्या? कि हमें इतना पैसा चाहिए। लोकसभा से क्यों मांग रही सरकार? सरकार तो सरकार है, सरकार तो बहुत पावरफुल है। सरकार लोगों से पावरफुल नहीं है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में। तभी तो आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टूवर्ड्स द लोअर हाउस, दैट इज हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा। तो आप बिना लोकसभा के परमिशन के 1 रुपया नहीं निकाल सकते हो। किससे? CFI से। CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, जहाँ पे टैक्स वैक्स का सब पैसा आता है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? यहीं पे सारा पैसा होता है। तो बिना हाउस ऑफ पीपल दैट इज़ लोकसभा के परमिशन के आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो पहले तो आप डिमांड रखोगे कि हमें इतना पैसे की नीड है, हर मिनिस्ट्री अपनी अपनी डिमांड रखेगी। देन उस पर क्या होगी? वोटिंग होगी। अब CFI के 2 पार्ट होते हैं। एक तो 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। खर्चों के लिए ही तो परमिशन चाहिए, है ना, खर्चे के लिए परमिशन चाहिए। तो एक होता है चार्ज खर्चा, चार्ज एक्सपेंडिचर। एक होता है एक्सपेंडिचर मेड ऑन। ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये नॉन वोटेबल होता है। इससे सैलरी वगैरह निकलती है, तो सैलरी वगैरह रुकनी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो ये बिना वोटिंग के ही चढ़ा दिया जाता है पास होने के लिए। वोटिंग होती है इस पे, एंड दैट टू ओनली इन दी लोकसभा, नॉट राज्यसभा। राज्यसभा के पास अभी देखा था लिमिटेड पावर होती हैं व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, एंड आवर बजट इज अ काइंड ऑफ मनी बिल, रिमेंबर दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ काइंड ऑफ मनी बिल। तो राज्यसभा के पास अगेन लिमिटेड पावर है, नो वोटिंग पावर इसके पास है, ओनली डिस्कस कर सकता है ये। क्लियर? उस पर जब वोटिंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि ग्रांट कर दिया पैसा, यानी डिमांड फॉर ग्रांट। देन आपको पैसा निकालना है, सरकार को पैसा निकालना है। सरकार मतलब एग्जीक्यूटिव, तो बिना अप्रोप्रिएशन बिल को पास किए पैसा नहीं निकाल सकती है। अप्रोप्रिएशन बिल यानी कि ये जो विनियोग विधेयक होता है इसको भी पास करवाना पड़ेगा, तब पैसा निकाल सकता है। रिक्वायर्ड टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड की अगर बात करेंगे तो ये आर्टिकल नंबर 266 के तहत दिया हुआ है, 266। ऐसे ही पब्लिक अकाउंट होता है और एक और जो कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। उससे पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट यानी लोकसभा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा एक और होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
भारत की आकस्मिक निधि आर्टिकल नंबर 267 में, और उससे पैसा निकालने के पास पूरी पावर होती है सरकार के, मेनली प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो पैसा निकालना है, अगर परमिशन लेनी है तो इससे लेनी है आपको, ठीक है, क्लियर। कुछ ग्रांट दिए हुए हैं, सप्लीमेंट्री, एक्सेस, एडिशनल ग्रांट दिए हुए हैं। अगर पैसा आपका ख़त्म हो जाए या ड्यूरिंग द टर्म आपको लगे, वो 5 जो साल का टर्म है, बिकॉज हर साल बजट प्रस्तुत किया जाता है कि यार पैसा जितना मांगा था उससे ज़्यादा की नीड हो जाएगी, तो देन आपको कुछ एक्सेस में ग्रांट चाहिए, सप्लीमेंट्री चाहिए। एडिशनल मतलब ये है कि एक एडिशनल ड्यूटी कोई आ गई है जो बजट के टाइम पे मेंशन नहीं की थी, लेकिन अब एकदम से अराइज हो गई, तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा ख़त्म हो गया चाहिए, ठीक है, वो ड्यूरिंग सप्लीमेंट करना है, ड्यूरिंग द आपको पता चल गया है ना, उस सत्र फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च से, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उस दौरान अगर आपको पैसा चाहिए तो ये सब ग्रांट आपको पास करवाने होते हैं, ओके। 116 वोट एंड अकाउंट, अभी सब तो चलता नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। 117 वोट एंड अकाउंट, अभी सब चलता नहीं ना, तो इसलिए आपको अभी पूछता भी नहीं क्वेश्चन। 117 फाइनेंशियल बिल के बारे में दिया हुआ है। ध्यान रखना, फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं, मनी बिल का पार्ट नहीं होता है। मनी बिल फाइनेंशियल बिल का पार्ट होता है। इट इज़ काइंड ऑफ ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, रिमेंबर दिस, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ऑब्वियस सी बात है, ओके। तो मनी बिल इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल बिल। अब फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 में दिए हुए हैं। अब इसमें मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज 2 तरह का फाइनेंशियल बिल होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और क्लॉज 3 में दोनों दिए हुए हैं, बस इतना ध्यान रखो। होता यह है कि मनी बिल जो है यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा के पास रिकमेंडिंग पावर होती है, 14 दिन की सिर्फ मोहलत होती है। यहाँ क्या होता है, क्योंकि 2 अलग अलग तरह के होते हैं, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। बाकी इसके बाद इट इज़ लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी बिल, यानी कि राज्यसभा हैज़ फुल पावर, इक्वल पावर विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा, बस प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, बाकी ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है इसको। देन आते हैं 118 पे, रूल ऑफ प्रोसीजर। हर हाउस अपने खुद का रूल बना सकता है, जो कि बना के रखे हुए हैं हाउसेज ने। 119 प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, ठीक है, एंड स्पेशल रेगुलेशन फॉर बजट फाइनेंस मैटर। तो फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए 119 में आर्टिकल है। 120 में लैंग्वेज का यूज़ करी जाएगी, पार्लियामेंट में इंग्लिश और हिंदी यूज़ करी जाएगी, या मेंबर्स अपनी मदर टंग में भी एक तरह से संबोधित कर सकते हैं सदन को, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनको अनुमति दे दे, तो अगर उनको अप्रूवल दे दे कि येस यू कैन स्पीक इन योर मदर लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी, ओके। 121 ये बोला गया है पार्लियामेंट से कि जजेस के कंडक्ट मत डिस्कस करना। तुम अंदर क्या डिस्कस कर रहे हो, जो भी करना है करो, लेकिन जजेस के बारे में डिस्कस मत करना कि ये जज पागल हैं, जुडिशरी बिक गई है, ये जुडिशरी तो बिक गई है, जजेस करप्ट हैं, क्योंकि उससे जुडिशरी से फेथ इरोड होगा लोगों का, तो ये मत काम करना। जजेस से बोला गया, ये सुनो, तुम भी ये काम मत करना कि पार्लियामेंट को तुम गरिया रहे हो, क्योंकि तुम दोनों क्यों किया गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था ये दोनों आपस में आगे जाके कट्टर दुश्मन बनेंगे एक दूसरे के, जो कि हैं भी, खासकर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तभी आर्टिकल 15 में मेंशन भी किया है, भैया एग्जीक्यूटिव जुडिशरी अलग अलग रहो, ठीक है, तुम लोग अलग अलग रहो, तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी गई है। तो इसीलिए कोर्ट यहाँ पर पार्लियामेंट को बोला गया डू नॉट डिस्कस अबाउट द कंडक्ट ऑफ जजेस, और यहाँ बोला गया कोर्ट को डू नॉट डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, ओके। यहाँ तक क्लियर। हमारा लास्ट आर्टिकल इसमें आर्टिकल नंबर 123। अब हमें पता होना चाहिए अब हम चैप्टर किस में एंटर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में एंटर कर चुके हैं, है ना, क्योंकि चैप्टर 3 में एक ही आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 123 विच टॉक्स अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब ऑर्डिनेंस। अब अगर मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे लॉ क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और लोकसभा या राज्यसभा या दोनों अगर सदन में नहीं है, दोनों सेशन में नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस ला सकता है, जो कि एक तरह का टेम्प्रेरी पावर है प्रेसिडेंट को कि वो लॉ बना सकता है। लेकिन जब वो सेशन में आएंगे लोकसभा राज्यसभा, तो 6 हफ्ते के अंदर ही अंदर उसको अप्रूव करना होगा, नहीं किया तो गया सेशन, वो गया वो बिल, ठीक है। क्योंकि दो सेशन के बीच का मैक्सिमम गैप 6 महीने हो सकता है, तो एक ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर दिया गया तो ठीक है, इफ़ नॉट अप्रूव्ड तो इसकी मैक्सिमम लाइफ 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स ही हो सकती है। एंड वी आर डन विद द चैप्टर पार्लियामेंट। अब हम थोड़ा सा, अगर आप वैसे तो मैं माइंड मैप दे दूंगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ रिगार्डिंग दी पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ओके।
थोड़ा सा हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। वैसे तो मैं माइंड मैप शेयर कर दूंगा साथ में ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं। तो ये दो तरह की होती हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़। एक तो होती है परमानेंट नेचर की, एक होती है टेम्परेरी नेचर की। जो परमानेंट होती है उनको हम स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, और जो टेम्परेरी नेचर की होती है उनको हम एडहॉक कमेटी बोलते हैं। ओके, स्टैंडिंग में भी हमें फाइनेंशियल वाली पढ़नी होती है, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल भी 3 तरह की हमें पढ़नी होती है, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक एस्टिमेट्स कमेटी, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब जो ये 2 कमिटीज़ हैं, ठीक है, इनमें मैक्सिमम 22 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से। यहाँ भी 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। यहाँ 30 मेंबर हो सकते हैं, एंड ऑल फ्रॉम लोकसभा। राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता एस्टिमेट कमेटी में। और इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं तीनों में अगर बात करेंगे तो तीनों में ही नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर, यानी कोई मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता। मिनिस्टर कौन होता है? जो कोई पोर्टफोलियो होल्ड करता है। जो कोई पोर्टफोलियो नहीं होल्ड करता है वो प्राइवेट मेंबर होता है। और ये सब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुने जाते हैं, और इनका टर्म 1 साल का होता है। ये सब में कॉमन है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया कितना इनका वो होता है टर्म, ठीक है। बाकी इसको जो सेटअप किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो भारत सरकार अधिनियम था 1919 का, मॉन्टेग्यू फॉर रिफॉर्म भी जिसको बोलते हैं, तो इसके थ्रू किया गया था स्टैब्लिश 1921 में इसको। ओके, इसकी अगर बात करेंगे इन दोनों की, तो ये किया गया था सेटअप जो जॉन मताई कमेटी है उसके रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था, और ये कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पर सेटअप किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एस्टिमेट कमेटी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बनी थी वो 1950 में बनी थी। रिमेंबर दिस फैक्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? ये आपको याद रखना है। ओके, और इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या, डिफरेंसेस क्या, वो मैंने आपको बता दिए। एक आपकी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ भी होती हैं, ठीक है, और इनमें ये 24 कमेटी होती हैं, 16 लोकसभा से, 8 राज्यसभा से, मैक्सिमम 31 मेंबर हो सकते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। 31 मेंबर हो सकते हैं 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये ध्यान रखना। स्पीकर जो है वो 3 कमिटीज़ का मेंबर चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है। रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। डेप्यूटी चेयरमैन के पास ये प्रिविलेज होता है, जिस भी कमेटी का वो मेंबर बनता है उसका चेयरमैन अपने आप बन जाता है। वी आर डन विद द पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑल्सो। अब आपको क्या करना है? आपको जाना है छोटे बच्चे के पास, उससे बोलना है लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन दे दो, ठीक है। फिर क्या करना है? अगर रिवाइज करना है तो स्पॉटिफाई के पास जाना है। स्पॉटिफाई में आपको पता है वी आर ऑन स्पॉटिफाई नाउ ऑल्सो, तो यहाँ पर आप लेक्चर्स के ऑडियो सुन सकते हैं मस्त नहा धो के। जब भी आपको लगे कि पढ़ने का मन नहीं करा, लगाया रिवीजन करना, पढ़ने का मन नहीं करा, लगाया स्पॉटिफाई, गाने की जगह सुन रहे हैं जीके के लेक्चर। मज़े ही मज़े हो रखे हैं पूरे, तो कतई जहर हो